फिर 1986 में 26 किए गए थे, फिर 2008 में इनको 31 किया गया था और 2019 में कर दिया गया इनको 34। यानी कि वर्तमान में एट प्रेजेंट इनकी संख्या जो है वो कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 34 है। देखो ये याद रखना, 56 आपका एक वर्ष कौन सा है, 66 तो आया नहीं, तो 66 की जगह आ गया 60। ठीक है, क्या आ गया, 60 आ गया। फिर आपका 76 86 ऐसे बढ़ाया गया। 14 का मतलब 1 + 13 याद रखेंगे हमेशा, और 34 का मतलब क्या है, 1 + 33। ये वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है। अच्छा एक बात समझो अब जरा, जब न्यायाधीशों की संख्या घटाई आपका बढ़ाई जा रही है, क्या कहीं पर न्यायाधीशों की संख्या घटाई गई है? गौर करके मुझे बताइए, आप कहेंगे नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि न्यायाधीशों की ये संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास में है, किसके पास में है? कौन इनकी संख्या बढ़ा सकता है? तो दूसरी बात यहाँ पर लिख लेना कि न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की चाहे संख्या की बात करें या उनके वेतन की बात करें या उनके अलाउंसेस की बात करें, भत्तों की बात करें, तो इसके लिए संसद के पास शक्ति है। किसके पास है? पार्लियामेंट हैज द पावर्स, संसद के पास शक्ति है। ओके, यानी हम कह सकते हैं पार्लियामेंट हैज द, पार्लियामेंट हैज द पावर्स, हैज द पावर्स टू, कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में। और अगली बात क्या की गई है यहाँ पर, अगली बात की गई है, आगे चलेंगे, जो हमारा न्यायालय है उसका स्थान कहाँ पर होगा बताओ, यानी उसका प्लेस कहाँ पर है? प्लेस है उसका दिल्ली में। कभी पूछे सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर है तो आप कहेंगे दिल्ली में है, यानी कि आपका प्लेस इसका दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन मतलब सुप्रीम को, इसका मतलब क्या है स्थान का, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई होंगी वो सब कहाँ पर होंगी, वो दिल्ली में होंगी। तो क्या कभी दिल्ली से बाहर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से मतलब 1950 के अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जो सुनवाई है वो दिल्ली से बाहर भी की गई हैं। तो जब दिल्ली से बाहर सुनवाई करनी पड़ी, जैसे श्रीनगर और हैदराबाद में 2 जगह सुनवाई करनी पड़ी थी आपका, सुप्रीम कोर्ट को अपनी बेंच वहाँ पर बैठ करके उसमें फैसले सुनाने पड़े थे। तो ऐसी स्थिति में परमिशन किससे लेनी होगी? तो आप याद रख लेना कि अन्य जगह भी हो सकती है, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो अन्य जगह भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसकी परमिशन होगी बताएंगे? अन्य जगह भी हो सकता है लेकिन उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए बताएंगे? तो इसको लिख लेना, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य जगह भी, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अनुमोदन से अन्य जगह भी, अन्य जगह भी हो सकता है। ऑल्सो एट द अदर प्लेसेस, ऑल्सो एट द अदर प्लेसेस विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे। क्या पूछा है बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, काजल एकदम से ठीक आपने लिखा है। एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है क्या? एनसीसी बॉय पूछ रहे हैं, बेटा धैर्य रखो थोड़ा सा, अभी जानेंगे जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल 214 को पढ़ेंगे तब जानेंगे इस बात को। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसी बात को। ओके, मैंने आपसे कहा ना अन्य बातें नहीं, तो ये तो अन्य बात होगी। आर्टिकल 124(3), अभी 2 को नहीं पढ़ना है। 2 को क्यों नहीं पढ़ना है अभी बताएंगे कि 2 का क्या महत्व है, 2 को अलग से क्यों पढ़ना है। पहले राष्ट्र उनको जजेस को अपनी जगह पे बने रहने दो। जजेस कौन होंगे? न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं, पहले में तो बताया सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट में कौन होंगे? न्यायाधीश होंगे। तो उन न्यायाधीशों की योग्यताएं बताई गई हैं। आप बताइए इस बारे में आप क्या समझते हैं, ये सोचने का प्रयास किया करो। क्वालिफिकेशन ऑफ, क्वालिफिकेशन है ना, क्या बोलेंगे? पहली बात तो, पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। इसको तो लिख ही सकते हैं आसानी से, कितनी बार लिख सकते हैं, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी शर्त क्या है कि हाई कोर्ट में
5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, 5 वर्ष तक क्या हो, वो आपका न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश बोले तो जज होना चाहिए वो, कहाँ पर, किसी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ पर होते हैं, मैंने बताया हर स्टेट में होगा, जरूरी नहीं है सभी स्टेट में हो, क्योंकि भारत में जैसे कि अभी 25 मैंने आपको बताए थे। तो हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक जज हो। लेकिन देखो शर्त क्या है, अब मैंने एक बात आपको बताई थी पीछे क्लासेस में, आपको याद हो, कि क्या वो एक ही हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक होना चाहिए या अलग अलग हाई कोर्ट में हो तो भी चल जाएगा। पीछे हमने इस स्थिति पे बताया था कि कहीं भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप कहेंगे हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही वो 5 वर्ष हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट में उसके 3 साल हुए हों और 2 साल वो आपका कहाँ पर, आप कह सकते हैं यूपी के हाई कोर्ट में रहा हो, यूपी के हाई कोर्ट में रहा हो, तो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे होना चाहिए कि वो लगातार हो। क्या स्थिति बताई गई है यहाँ पर, कि वो अगर जज है तो लगातार हो, यानी कंटिन्यू प्रैक्टिस में होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं हो कि उसने पता चला कि भाई 6 महीने वो जज रहा था और फिर 1 साल उसने कोई और प्रोफेशन कर लिया, कोई बिजनेस वगैरह वो अपना करने लगा और फिर वो जज के लिए फिर वापस आ गया, है ना। तो उसने क्या बोला कि वो एक कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, एक लगातार होना चाहिए। दूसरी क्या है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश। दूसरी क्या है, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अविधिवक्ता। हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। अधिवक्ता का क्या मतलब हो गया आपका, एक एडवोकेट हो, एडवोकेट हो। तो एडवोकेट भी बन सकता है क्या, सुप्रीम कोर्ट में जज, हाँ। 10 वर्ष तक उसका लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए। लगातार मीन्स वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। जैसे आप एक महिला न्यायाधीश का नाम सुनते होंगे, आगे चल के आप जानोगे, मैं ही बताऊंगा आपको, इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जज बनी है जो वकालत से गई हैं, ठीक है, आपका याद रख लेना इस बात को, ठीक है। एक व्यक्ति और थे, शायद उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब एक तो इंदु मल्होत्रा तो श्योर ही हैं, एक और थे MM करोनी, उनका शायद कुछ नाम इस तरह से था, तो MM कुछ करके याद है मुझे। तो क्या बोलेंगे, ऐसा भी हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वकालत से भी गए हैं। तो हाई कोर्ट में कितना हो गया आपका, और एक चौथी बड़ी कठिन शर्त है, राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता वो हो। विधिवेत्ता का मतलब होता है एक ज्यूरिस्ट हो उसकी, विधिवेत्ता अर्थात एक ज्यूरिस्ट हो, शुड बी ए ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए। कोई दिक्कत। MM सीकरी, बहुत एक बच्चे ने एकदम ठीक लिखा है, बहुत थैंक यू, नवीन सर का छोटा भाई और नीशू पटेल जी, हाँ मैं इनका नाम भूल रहा था, MM सीकरी, बहुत बढ़िया, मुझे याद आया MM कुछ ऐसे करोरी करके कुछ था, MM सीकरी, बहुत थैंक यू, आप सबने याद दिलाया, वेरी गुड। सर अधिवक्ता को वकील बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में उसका अंतर आपको समझा दिया है कि एडवोकेट में, लॉयर में और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है, किसको कब क्या बोलेंगे, है ना, कब किसको कब क्या बोलना है। तो याद रखेंगे न्यायाधीश बनने की ये आपका क्वालिफिकेशंस है, ये 124 के 3 में बताई गई हैं। किस में बताई गई हैं, 124(1) में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, 124(3) में उसमें न्यायाधीश होंगे तो न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं होंगी ये बता दिया गया। फिर आता है आर्टिकल 124(2), क्योंकि ये बहुत बड़ा और एक विवादित चीज है, इस पे सरकार बहुत बार टकराई है। अब आप देखना, देखो पहले मैं आपकी जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसके अनुसार मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं कि आप कितना ध्यान से पढ़ते थे। पहली बात मुझे बताइए, अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को कोई सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा, हाँ या ना। अभी SSC CGL मेंस में पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कि जो मंत्रिमंडल की सलाह है उसको मानने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए, 2023 बोल रहा हूँ, सॉरी 2024 के मेंस में CGL में, कि उसको बाध्य कर दिया गया किससे, 44वें संविधान संशोधन से। 42वें में तो कहा गया था कि भाई एक बार आपका क्या बोलेंगे कि उसको हटा दिया गया, लेकिन 44वें में क्या कर दिया गया कि भाई उसको एक बार बोल दिया गया कि पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में फिर से आएगी तो बाध्य है, उसको उसको मानना ही पड़ेगा। यही बातें थी, हाँ जी यही बातें थी। अब देखना इसी का फायदा क्या होगा,
और इसी से क्यों कन्फ्रंटेशन की स्थिति आएगी, क्यों टकराव हो जाएगा भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, क्यों सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक दूसरे के खिलाफ इस मामले पर रहते हैं हमेशा। और ये भारत का एक विवादित विषय है, और आप देखना इसको, इन विवादों को जन्म कैसे कैसे दिया था। सबसे पहले आप लिखना न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। अब न्यायाधीश होंगे ये तो हमने जान लिया, ये व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। अब बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। नियुक्ति किसके द्वारा होगी, वो होगी राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा होगी। ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट, ये तो याद ही रखना है हमेशा, एक राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है, और इसमें एक बात की गई थी, जब शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते थे कि जज से सलाह करता था इस बारे में। अभी इस बात को लिखना मत, अभी सिर्फ ऊपर वाली बात लिखे। क्या होता था कि जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनाना होता था, तो जिनको न्यायाधीश बनाना होता था, तो वो क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं, या जो हाई कोर्ट है, यूपी का हाई कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट, कोई शर्त नहीं थी, मतलब कि जिसको राष्ट्रपति जिनसे चाहे उनसे सलाह ले सकता था। जैसे यूपी के 4 जजेस को उन्होंने एक लेटर लिख दिया, या 4 जजेस से मीटिंग कर ली और पूछा कि भाई मैं इनको बनाना चाह रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से जज थे तो उनसे डिस्कस कर लिया, मतलब जिनसे चाहे उनसे डिस्कस कर सकते थे। लेकिन उनकी सलाह जो थी वो बाध्यकारी नहीं थी। इस लाइन को भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी, अभी आपके समझने के लिए। तो इनकी जो आपका एडवाइस होती थी, ये कैसी थी, नॉट बाइंडिंग थी। तो इस सलाह को माने या ना माने, ठीक है, ठीक है, ये क्या थी, बाध्यकारी नहीं थी, बाध्यकारी नहीं थी, बाध्यकारी नहीं थी, नॉट बाउंडिंग। लेकिन आप सबको एक बात मैंने ये सिखाई है कि राष्ट्रपति अगर किसी की नियुक्ति कर रहे हैं, और राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है आपका मंत्री परिषद, बोलो फटाफट से या नहीं, यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्री परिषद जो है ये सलाह दे सकता है, हाँ। और इसकी जो सलाह है वो बाध्यकारी है। तो मुझे एक छोटा सा मैं चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर, भाई इसको तो हम क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद, यानी कि ये तो एग्जीक्यूटिव हो गई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गई, आपका कार्यपालिका हो गई। या इसको आप कह सकते हैं मंत्री परिषद को आप, कि ये विधायिका आप इसको बोल दें, इसमें कुछ लोग जो विधान निर्माण काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारी ज्यूडिशरी है, ये क्या है, ये ज्यूडिशरी है। ठीक है, और ये क्या है, इसको विधायिका में आप रख लीजिए, लेजिस्लेचर में आप रख लीजिए। तो कौन पावरफुल हुआ ये मुझे बताओ एक बार, आपकी नज़र में कौन पावरफुल है अभी तक की स्थिति में। मतलब भाई जिसकी सलाह बाध्यकारी है और मंत्री परिषद सलाह देगी, यानी कि लेजिस्लेचर, विधायिका प्रभावशाली हुई या नहीं हुई। यानी कि भाई जो हमारी जुडिशरी है उसके पास तो सिर्फ एडवाइस करेगी वो तो, और उसकी एडवाइस को माना जाए या ना माना जाए, यानी फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सलाह मान ली जाए तो ठीक है, लेकिन उसकी सलाह तो माननी ही पड़ेगी। और वो ये कहेंगे कि भाई इन 2 व्यक्तियों को जज बनाना है, मंत्री परिषद ने सिफारिश की 2 व्यक्तियों को जज बनाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। तो यानी कि न्यायपालिका पर दबाव हो गया किसका, जुडिशरी पर किसका प्रेशर क्रिएट हो गया। तो आप कहेंगे भैया ये यहाँ पर आपका प्रेशर क्रिएट हो गया, किसका, आपका विधायिका का। तो एक कन्फ्रंटेशन नहीं हो गया। हमने कहा कि न्यायपालिका तो स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर आप सही मामले में न्याय चाहते हैं तो न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो उस पर तो ये प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो यही चीज जन्म देती है इन दोनों के बीच के कन्फ्रंटेशन को, इनके दोनों के बीच के टकराव को। तो इनके बीच में एक टकराव की स्थिति बनती है, और उस टकराव की वजह से क्या होता है याद रख लेना। नोट बनाना आप चाहे तो आप, मैंने तो लिखने के लिए मना ही किया था आपसे। तो अब आप समझना कि वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्या क्या निकल के आया और कैसे निकला। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। किससे होती है,
कॉलेजियम प्रणाली से। अब ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है जी?